वेलकम बैक बच्चों, दिस इज प्रतिभा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना बच्चों, उसके अंदर ये पहला चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, बट क्योंकि अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसको रैशनलाइज कर दिया गया है। मतलब जो सिलेबस था हमारा अब कम हो गया है, काफ़ी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो आपके जो पहली यूनिट थी रिप्रोडक्शन, उसके अंदर 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब सिर्फ 3 हैं, क्योंकि पहला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स उसको हटा दिया गया है। अब जो पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। जो हम इस चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, और आज हमारा लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखें और बाकी जितने भी आगे लेक्चर्स आएंगे उनको भी देखें, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी की डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ऑल। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, सबसे पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फ्लावर का। देखो, ये पेडिसल है जो आपको स्टॉक काइंड ऑफ जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिस इज पेडिसल। इसके ऊपर है थैलेमस, और थैलेमस के बाद आता है सेपल। दिस इज सेपल, जो आपको ये ग्रीन कलर की यहाँ पे पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये सेपल्स हैं। एंड सेपल्स के बाद फूल की पत्तियां आएंगी, इनको हम बोलेंगे पेटल्स, राइट। और देखो बच्चों, जो फ्लावर है उसकी वर्ड होती हैं, सेपल, पेटल, देन उसके बाद आएगा स्टेमन, फिर पिस्टिल। तो पेटल के बाद जो वर्ड आएगी वो आएगी वर्ड ऑफ स्टेमन। स्टेमन, दिस इज स्टेमन, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर ये है हमारे पास पिस्टिल। तो जो स्टेमन और पिस्टिल है ना, ये असेंशियल वर्ड है फ्लावर की। तो आपको एक बार बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए फ्लावर का। यहाँ पर हमने ये देख लिया। एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों? एंड्रोशियम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम। जितने भी फ्लावर के अंदर स्टेमन्स होते हैं ना, जो पूरा वर्ल्ड होता है स्टेमन्स का, उनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे एंड्रोशियम। और हमें पता है स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, उसको हमने बोल दिया एंड्रोशियम, राइट। ऐसे ही गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज इनरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर पिस्टिल। जो सबसे अंदर वाली जो वर्ल्ड होती है ना फ्लावर की, दैट इज पिस्टिल, उसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम। अब ये पिस्टिल एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन की। ठीक है, अब देखो बेटा, स्टेमन का एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, दिस इज स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर हमारे पास है एंथर, ये जो ऊपर आपको लोब्ड शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंथर। और जो आपको स्टोक दिख रही है ना, दिस इज फिलामेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज फिलामेंट। तो ये हो गया हमारा स्टेमन, ऑलराइट। देखो, स्टेमन के अंदर ये हमने देखा था एंथर होता है, ठीक है। एंथर इज टर्मिनल एंड बाइलोब्ड। 2 लोब होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 लोब हैं इसके। ये टर्मिनल पोजीशन पे है, एंडिंग की पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। और हमारा जो फिलामेंट होता है, इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है, लंबा होता है और सिलेंडर काइंड ऑफ होता है ये। फिलामेंट का जो डिस्टल एंड है ना बेटा, वो अटैच होगा थैलेमस से या फिर पेटल से हम बोल सकते हैं। और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, जो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, डिस्टल अंदर की तरफ, प्रॉक्सिमल बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ वाला एंड है ना फिलामेंट का, वो एंथर से अटैच होगा। तो ये आपको समझ में आ गया स्टेमन का स्ट्रक्चर। एंथर कैसा दिखता है, फिलामेंट कैसा दिखता है, बेसिकली स्टेमन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थिका। ओके, डाइथिकस हो गया। जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं उसके, और हर एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं। 2 लोब और हर एक लोब के अंदर 2 थिका, ठीक है। तो डाइथिकस हो गया, बाइलोब्ड हो गया। देखो यहाँ पर इसको हम एक बार जूम करके देखते हैं सही से। ये हमारे पास एंथर का यहाँ पर डायग्राम है, ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। दिस इज एंथर, दिस इज लोब 1 एंड लोब 2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। अब इसका क्या काम है, हम ये इधर देखते हैं। ये देखो,
यहाँ पर भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है एक लोब, ये है दूसरा लोब, यहाँ पर एक लोब के अंदर 2 थीका, दूसरे लोब के अंदर भी 2 थीका, 2 लोब एंड डायथिकस, 1 एंथर इज इक्वल टू 2 लोब एंड 1 लोब, एक लोब के अंदर 2 थीका होंगे, डायथिकस। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या करता है, ये जो थीका होते हैं ना इनको सेपरेट करेगा। ये जो 2 थीका आपको दिख रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इन थीका को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ऑलराइट, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। चलो फिर आगे चलते हैं। अब स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया, अ रिसेप्टेकल इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, वो स्पोरेंजियम जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। राइट, स्पोरेंजियम जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जहां पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और यही माइक्रोस्पोर्स फिर आगे चल के डेवलप करेंगे मेल गैमेटोफाइट के अंदर। ऑलराइट, अब देखो हम यंग एंथर देखते हैं। ठीक है, जब एंथर यंग होता है ना तब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, और जब वो मैच्योरिटी में चला जाता है, मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यंग एंथर की। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखो जो सबसे बाहर की लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर है एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली लेयर फिर होगी मिडल लेयर, एंड देन उसके भी अंदर वाली लेयर जो है दैट इज टेपिटम। एंड टेपिटम के अंदर, टेपिटम से सराउंडेड हमारे पास होंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें से भी एक बार आप देख लो। देखो ये होगी हमारी, दिस इज, ये बाहर वाली जो लेयर है ये होगी एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर हमारे पास क्या है, टेपिटम, दिस इज टेपिटम, और सबसे अंदर हमारे पास प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, मिडल लेयर भी है यहाँ पर, सॉरी ये भूल गई थी मैं। ठीक है, एंडोथीशियम के बाद मिडल लेयर है, फिर है टेपिटम एंड देन स्पोरोजिनस टिश्यूज। और यहाँ पर एक कनेक्टिव दिखाया हुआ है जो इन दोनों लोब्स को, लोब इधर का एक लोब और इधर का दूसरा लोब, इनको कनेक्ट किए हुए है, दिस इज कनेक्टिव। ऑलराइट, इसको थोड़ा और जूम करके यहाँ पर सेम चीज दिखाई हुई है, दिस इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, दीज आर मिडल लेयर्स। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है हमारे जो आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। राइट, यहाँ पर देखो ये टेपिटम है। तो बेटा जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये डिप्लॉयड, इसके जितने भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना वो सारे डिप्लॉयड सेल्स होंगे, और इनका फिर मियोसिस होगा, और ये हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। तो देखते हैं आगे एक बार इन लेयर्स का क्या क्या फंक्शन है। हमने देखा कि भाई ये लेयर्स होती हैं एंथर की, और हमने फिर अब देखना है कि उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो एपिडर्मिस है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन एंडोथीशियम एंड देन मिडल लेयर, ये जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स है ना बेटा, इनका क्या काम होता है, इनका काम प्रोटेक्शन का होता है एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे ये तीनों लेयर्स, और डेहिसेंस में जो है रोल होता है इनका। डेहिसेंस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर, एंथर जब बर्स्ट हो जाएगा और स्पोर्स को, पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा, तो उसमें इन तीनों लेयर्स का रोल होता है। और जो हमारी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज टेपिटम, इसका काम होता है नरिश करना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और टेपिटम का डेंस साइटोप्लाज्म होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा बेटा, ये इट विल हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो हमने देख ली चारों वॉल्स का फंक्शन क्या क्या होता है। अब एक बार और हम यंग एंथर और मैच्योर एंथर का डिफरेंस देख लेते हैं। यंग एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, हमने देखा था, हम यंग एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। राइट, और लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा ना तो 2 पोलन सैक बचेंगे हमारे पास। देखो यहाँ पर ये डायग्राम था, ये रहा, यहाँ पर देखो 2 पोलन सैक बचेंगे। मैच्योर जो एंथर होगा उसके अंदर 2 पोलन सैक होंगे, जबकि जो यंग एंथर है उसके अंदर क्या थे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे। यंग एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन
मैच्योर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं। मैच्योर एंथर के अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और वो माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। तो मैच्योर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे और यंग एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। और यंग एंथर के अंदर बेटा देखो जितनी भी चारों लेयर हमने बात करी है ना, इन चारों लेयर्स की, ये सारी इंटैक्ट रहेंगी, ये सारी होंगी। और मैच्योर एंथर के अंदर जो मिडल लेयर है और टेपिटम जो है ये यूज्ड अप हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैच्योर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? देखो बेटा जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना हमारे पास, उसके अंदर मियोसिस होगा, मतलब मियोटिक डिवीजन होगा। उसकी वजह से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे। देखो ये हमारा टेपिटम था, यहाँ पर हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू थे, और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो हर एक सेल होगा ना उसको हम पोलन मदर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हर एक सेल को हम पोलन मदर सेल बोलेंगे। और ये पोलन मदर जो सेल है ना ये 2n है, मतलब डिप्लॉइड है। इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। अब इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद ये 4 माइक्रोस्पोर बना देगा और उनकी प्लॉइडी होगी n, दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हमारे पास बन जाएंगे और ये क्लस्टर्स में होंगे बेटा। देखो ये आपको क्लस्टर में दिखेंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इसलिए क्योंकि ये 4 है नंबर में। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे पोलन मदर सेल से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने यही सब लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। लेट मी जस्ट रीड दीज लाइन्स फॉर यू ऑल। ईच वन इज पोटेंशियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। मतलब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास 4 वो बने थे ना माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये यहाँ पर जो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बने हैं, ये हर एक माइक्रोस्पोर इज एबल टू गिव राइज टू पोलन ग्रेन, ठीक है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड दी माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर के अंदर होंगे 4 सेल के। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब जैसे जैसे एंथर हमारा मैच्योर होगा, डिहाइड्रेशन उसके अंदर होगा, तो माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे ये सारे माइक्रोस्पोर्स जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर करेगा, और फिर वो हर एक पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप कर जाएंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद डहीसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर का डहीसेंस होगा, स्प्लिटिंग होगी या बस्टिंग होगी, तो ये सारे जो पोलन ग्रेन्स बने हैं ना ये सारे रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि मैच्योर एंथर के अंदर हमने बोला था ना कि पोलन ग्रेन्स होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो फिर जब इसका डहीसेंस होगा तो ये सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी देखो 4 माइक्रोस्पोर बन गए, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए हैं, और जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होगा ये सारे सेपरेट होके क्या बना लेंगे? हर एक पोलन ग्रेन बना लेंगे। तो ईच माइक्रोस्पोर जिसकी प्लॉइडी n है, इसके अंदर माइटोसिस होगा, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, राइट। पोलन ग्रेन बना देंगे एंड पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान से रखना कि पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। ये मेल गैमिट नहीं है, इट इज मेल गैमेटोफाइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैमिट एंड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो है जो प्रोड्यूस करेगा गैमिट को, उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। और गैमीट तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, ये गैमिट बनाएगा। पोलन ग्रेन, अब हम पोलन ग्रेन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज हैव वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस दैट आर सीन ऑन पोलन ग्रेन्स। और जो अलग अलग बेटा जो स्पीसीज होती है ना प्लांट्स की, तो उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका साइज, शेप, कलर बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के अंदर ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ली हुई फोटोज यहाँ पर डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं? पोलन ग्रेन्स है। ये अलग अलग कलर्स हैं इनके, देखो अलग अलग स्ट्रक्चर है इनके, अलग अलग साइज हैं। So all these are pollen grains.
अब हमारे पास बेटा हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया था, जिनके हमारे पास अब इन्हीं माइक्रोस्पोर टेट्राड से, हर एक माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। तो हम ले लेते हैं एक माइक्रोस्पोर। ऑलराइट, हम इसको देखते हैं। हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक माइक्रोस्पोर को ले लिया है और अब हम देखेंगे इससे पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। ठीक है, इससे ये पोलन ग्रेन में कैसे बनेगा। देखो ये हमने ले लिया माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब क्या होगा कि वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी इस माइक्रोस्पोर के अंदर, और ये वैक्यूल्स फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, साइज बड़ा हो जाएगा इनका। और इन्होंने देखो आपको न्यूक्लियस को इन्होंने एक तरफ कर दिया है, थोड़ा नीचे की ओर खिसका दिया है। ठीक है, मिडल से। अब यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से अनइक्वल डिवीजन होगा और हमारे पास दो सेल बनेंगे, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये बड़े वाला जो सेल आपको दिख रहा है, दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन स्पिंडल शेप सेल इज जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे हमारे पास वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बन गए। तो देखो बेटा, ये जो पोलन ग्रेन है ना, अभी जो ये बना है, ये जो बना है इसको हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा। जो सबसे बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है ना, ये दिस इज एक्साइन। उसके अंदर वाली लेयर हमारे पास इंटाइन है, और इसके अंदर जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, और ये जो स्पिंडल शेप का आपको सेल दिख रहा है ये जनरेटिव सेल है। और बेटा यहाँ पर इन्होंने जर्म पोर्ट दिखाया है, मतलब कि जहाँ पर ये एक्साइन नहीं होगी ना, ये एक्साइन की वॉल है, यहाँ पर देखो यहाँ तक ही है, यहाँ पर एक्साइन नहीं प्रेजेंट है। तो जहाँ पर एक्साइन नहीं होगी उसको हम बोलेंगे जर्म पोर, क्योंकि यहीं से हमारी पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। ऑलराइट, सो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, गोल होते हैं। इनका साइज अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर के अंदर। अब हम एक एक करके इसका जो हमने पढ़ा है, एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, ये सब पढ़ लेते हैं ये क्या होते हैं। तो हमारे पास है अभी एक्साइन। ये हार्ड आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, सबसे बाहरी लेयर होती है पोलन ग्रेन की, हार्ड होती है, और ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ना, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत रेजिस्टेंट है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। कितना भी हाई टेम्परेचर हो, एसिड एल्कली डाल दो आप, इनमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। स्पोरोपोलिनिन इज दैट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जंप, अभी देखो कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं देखा गया अभी तक जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, जम्पोर, पोलन ग्रेन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, मतलब वो वाला एक्साइन का पोर्शन जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है वहां पर होगा जम्पोर। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब पोलन ग्रेन्स को हम काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज फोसिल्स, क्योंकि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी हुई है। इसके जो आउटर जो बाउंड्री है एक्साइन की, जो आउटर लेयर है एक्साइन की, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, तो इनको लंबे टाइम तक हम एज फोसिल्स प्रिजर्व कर सकते हैं। इंटाइन, इंटाइन अंदर वाली जो लेयर हम उसको इंटाइन बोल रहे हैं, ये थिन और कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होगी ये, और इसके अंदर ये किस में हेल्प करती है, पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में। ऑलराइट, इनर वॉल है, थिन एंड कंटिन्यूअस है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होगी, और ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर्स इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अभी हमें पता है कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ना, हमने देखा इसके मैच्योरेशन का प्रोसेस डायग्रामेटिकली कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन था एंड मैच्योर होने के बाद इसके पास वेजिटेटिव सेल बन गया है और एक जनरेटिव सेल बन गया है। तो अब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल क्या होते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। वेजिटेटिव जो सेल होगा ना बेटा, वो बिगर होगा साइज के अंदर, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होगा, और ये जो वेजिटेटिव सेल है ना उसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करेगा। देखो ऐसे था ना, दिस वन वॉज वेजिटेटिव सेल एंड दिस वॉज जनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और इसके अंदर ये जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो ये जनरेटिव सेल
किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। अब देखो वेजिटेटिव सेल, इसका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करके रखना, फूड का रिजर्वोयर है ये, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल इरेगुलर शेप का होगा, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा इसका, सॉरी, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होगा और ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जनरेटिव सेल का जो शेप है वो स्पिंडल शेप होगा और उसके डेंस साइटोप्लाज्म होगा और उसके पास एक न्यूक्लियस होगा और ये मेल गैमीट बनाएगा। देखो अभी तक हमने पोलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोला था, मेल गैमीट हमें अभी तक हमारे पास नहीं बना था, बट जनरेटिव सेल से हमारे पास मेल गैमीट बनेगा। कैसे, हम ये देखेंगे अभी। देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स है ना वो 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर ही, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल है, वहीं पर ही शेड हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर शेड होते हैं। मतलब यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमिट्स, यहाँ पर मेल गैमिट बन गए हैं। ये मेल गैमिट कहाँ से बने? देखो जो जनरेटिव सेल था ना उसने माइटोटिकली डिवाइड किया और 2 मेल गैमिट बना दिए बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। पोलन ग्रेन्स के शेड होने से पहले, पोलिनेशन से पहले जनरेटिव सेल ने एक और डिवीजन गो थ्रू किया, माइटोटिकली डिवाइड किया और 2 मेल गैमिट्स बना दिए। तो ऐसे हमारे पास 2 मेल गैमिट बन गए। 60% के अंदर तो एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल ही रह जाता है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर बिकॉज जनरेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करके मेल गैमेट बना देता है, तो यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। इसको हम बोल रहे हैं 3 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन्स of many species causes severe allergies and can lead to chronic respiratory disorders like asthma and bronchitis। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, अगर इनको इनहेल कर लिया जाए तो इनसे काफ़ी लोगों में, काफ़ी स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको अगर इनहेल कर लिया जाए तो आपको एलर्जी हो सकती है और आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ये भी हो सकते हैं। अभी देखो पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये इंडिया में आई थी एज ए इम्पोर्टेड वीट के साथ, ठीक है। वीट को हम लेकर आए थे बाहर से, इंपोर्ट किया था, तो उसके साथ साथ ये पार्थीनियम भी आ गई थी। इसकी वजह से इसने पोलन और इससे क्या होती है, पोलन एलर्जी कोज करता है पार्थीनियम। एंड इट इज यूबिक्यूटियस, मतलब ये हर कहीं पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत ही कॉमन है ये। तो हमने देख लिया कि पोलन एलर्जी होती है भाई, पोलन ग्रेन को अगर आप इनहेल कर रहे तो वह एलर्जी कोज कर सकता है। पोलन प्रोडक्ट्स, मतलब पोलन ग्रेन्स को हम एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनको हम टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं ये पोलन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं। और पोलन कंजम्पशन से ये देखा गया है कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है एथलीट्स की या फिर उन घोड़ों की जिनको रेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देंगे? एथलीट की एंड रेस हॉर्सेस। यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी में ये दिखाए गए हैं पोलन प्रोडक्ट्स, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट्स ये कुछ दिखाए गए हैं आपके। पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, कि भाई तब तक अगर पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाए तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कर सकता है, मतलब अभी वो सही सलामत कंडीशन के अंदर है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन लंबे टाइम तक उसको स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करने को नहीं मिला तो वो खराब हो जाएगा, इट विल लूज इट्स वायबिलिटी, ठीक है। तो क्या हो गया पोलन वायबिलिटी, मतलब मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन अप टू विच पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू फॉर्म पोलन ट्यूब। वायबिलिटी टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। अब देखो जो वायबिलिटी है ना ये काफ़ी जो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भाई ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। अब अलग अलग स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी भी अलग अलग होती है, वेरी करती है वो, ठीक है। जैसे कि रोजिएसी, लेग्यूमिनोसी, सोलनेसी, इनकी वायबिलिटी कब तक होगी पोलन ग्रेन्स की? महीनों तक ये वायबल रहेंगे, मतलब 1 महीने के बाद भी, मतलब 1 महीने के विद इन टाइम पीरियड के अंदर अगर पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा से स्टिक हो गया तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है।
अगर 1 महीने से फिर ज़्यादा दिन हो गए तो फिर वो वायबल नहीं बचेगा, लेकिन 1 महीना भी काफ़ी टाइम होता है, लंबा टाइम होता है। बट राइस और व्हीट के अंदर क्या होता है कि भाई पोलन ग्रेन अगर रिलीज हो गया है ना तो उसको 30 मिनट में स्टिग्मा के ऊपर चले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी, वो फिर वायबल नहीं बचेगा। हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज पोलन बैंक। देखो अब पोलन ग्रेन्स को हम बहुत टाइम तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं, सालों साल तक हम उनको जो है रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर और -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, और इन्हीं को हम बोलेंगे पोलन बैंक, जहां पर पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। आज हमने जो है स्टेमन का स्ट्रक्चर देख लिया है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया है, कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ वो देख लिया, और बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे वो बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, और अगर आप 11th और 12th क्लास में है ना तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर you subscribe to our channel and stay updated, stay tuned. See you in the next lecture video.